हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पहले एक पूरे चैप्टर की समरी देखी थी, याद आ रहा है। फिर उसके बाद में मैंने बोहर और कोहेन के बारे में बताया था, और उसके बाद हमने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था कौन सा, एंजाइम्स के बारे में, जिसमें एंजाइम्स के अंदर मैं आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बता चुकी हूँ। और ध्यान रखना कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नीट एग्जाम के लिए और प्लस बोर्ड एग्जाम में तो आपको मस्ट 99% बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। तो इसमें सबसे हमने पहला कंप्लीट किया था कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आज मैं दूसरा आपको पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज द लाइगेज, जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, डीएनए लाइगेज के बारे में। तो डीएनए लाइगेज के बारे में इतना ज्यादा आपको कोई डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको ये क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है। सो दैट्स वाई डीएनए लाइगेज को हम लोग और बोल सकते हैं क्या, डीएनए ग्लू। और इसको बेसिकली काम करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब बॉन्ड बनाना होता है तो एटीपी यूज होती है, जब बॉन्ड तोड़ना होता है तो बॉन्ड में से टूटने पर उसमें से एनर्जी रिलीज होती है ना। चलो, तो आप लोग जब एमबीबीएस करोगे तब आप लोग पढ़ोगे कि यहाँ पे डीएनए लाइगेज कौन सा रिक्वायर होता है। तो हम लोग ये यूज करते हैं वायरस का डीएनए लाइगेज, क्योंकि वायरस के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो वायरस अपना डीएनए इंटीग्रेट करने के बाद, इंसर्ट करने के बाद होस्ट के जीनोम के साथ में जाके वो लाइगेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, यूज कौन सा, T4 लाइगेज, क्योंकि बहुत ही अच्छा तरह का एक ग्लो है, ठीक है। चलो, तो ये आप नहीं भी याद कर सकते हो तो छोड़ सकते हो। उसके बाद में थर्ड आएगा हमारे पास कौन सा, टैग पॉलीमरेज। और टैग पॉलीमरेज के बारे में आपको मैं बाद में जब मैं पीसीआर पढ़ाऊंगी तब मैं बात बताऊंगी, है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे अब। तो पॉलीमरेज है ना, तो पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए से डीएनए बनाएगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन। बाकी छोड़ दो, बाद में डिस्कस कर दे। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा कौन सा, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। और एक काम करो, इसको हटाओ, ये आपके सिलेबस में है नहीं वैसे भी, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 3 एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर दे। तो ये एंजाइम वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कौन सा, वेक्टर। तो आप वीडियो को पॉज कर दो और फटाफट ये नोट डाउन कर दो, क्योंकि मैं ये रब करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर के अंदर सेकंड पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी कौन सा, वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर आप लोग जानते हो ना, जो कैरियर होता है। तो यहाँ पे हमने जब समरी पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड को हम लोग यूज करते हैं क्या, एज अ वेक्टर की तरह, एज अ फॉरेन डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को वो कैरी करता है ना। तो कैरियर हो गया इसका। और इसमें वेक्टर के अंदर हमने सबसे पहले एग्जाम्पल की बात की थी क्या, प्लाज्मिड के बारे में। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जब आप एमबीबीएस करोगे तो आप लोग प्लाज्मिड पढ़ते हो, इसके अलावा आप कॉजमिड भी पढ़ते हो, इसके अलावा आप बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम पढ़ते हो, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम पढ़ते हो। तो ये डिपेंड करता है कि इनकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है। तो ये डिजायर्ड डीएनए का अराउंड 10 kb जो है वो कैरी कर सकता है ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। और ये वाला ले जा सकता है अराउंड 100 से लेकर 1000 kb का डीएनए, है ना। इतने बड़े डीएनए को ये कैरी कर सकता है। सो दैट्स व्हाई हमने ये बैक और यैक पढ़ी थी कहां पे, इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। इनको हम लोग कहां पे यूज करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर इनको हम लोग यूज करते हैं। बट आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ना है कौन सा, ओनली प्लाज्मिड। तो अब यहाँ पे मैं प्लाज्मिड आपको 3 तरह की पढ़ाऊंगी। कौन कौन से मैम, एक में आपको पढ़ाऊंगी पीबीआर, एक में पढ़ाऊंगी पीयूसी, और एक में आपको पढ़ाऊंगी क्या, टीआई प्लाज्मिड के बारे में। और ये तीनों ही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका डायग्राम दिया हुआ है, इनकी थ्योरी दी हुई है।
इसका डायग्राम और थ्योरी दोनों दिया हुआ है, इसका ओनली थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है, चलो आओ बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्लाज्मिड होता क्या है। तो शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा बैक्टीरिया के अंदर, जैसे मैंने कल भी पढ़ाया था आपको प्रीवियस क्लास के अंदर, यहाँ पे बैक्टीरिया बनाया था। तो उस बैक्टीरिया के अंदर मेन क्रोमोसोम को छोड़कर बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि होता है। तो ये क्या होता है, दिस इज एक्सेसरी डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, एक एडिशनल डीएनए है। और ये बेसिकली डीएनए कैसा था, आपने देखा था डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्क्यूलर होगा। तो डबल स्ट्रैंडेड, सर्क्यूलर, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई ये कैसा होगा, नेकेड होगा। और ये अपना रेप्लिकेशन करने में खुद कैपेबल है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो जाएगा। तो इस तरह के डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। डबल स्टैंडर्ड, सर्क्यूलर, नेकेड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज नोन एज, क्या बोला जाएगा इसको, प्लाज्मिड। तो ये समझ आ गया। अब मैम इस प्लाज्मिड को जब हम लोग यूज करते हैं एज अ वैक्टर की तरह, तो इस वैक्टर के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब प्लाज्मिड के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको हम लोग एज अ वैक्टर की तरह प्रीफर कर सकते हैं, बायोटेक के अंदर चूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में बता देती हूँ। तो ये मैं क्या पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्टर के बारे में, विच इज यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो फीचर्स ऑफ वैक्टर, ठीक है, डिजायरेबल क्या होनी चाहिए। तो इसमें पहला ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पे ORI, एंड ORI का फुल फॉर्म हमने मॉलिक्यूलर बेसिस में देखा था। तो दिस इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये तो बेटा मस्ट होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि आपके पास ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है, और बैक्टीरिया जब क्या करेगा, बाइनरी फ्यूजन करेगा, तो यहां से कितने बैक्टीरिया बन गए, 2 बैक्टीरिया बन गए। अगर मान लीजिए कि ये प्लाज्मिड जो है अगर रेप्लिकेट नहीं हुआ तो बेटा ये प्लाज्मिड जो है एक बैक्टीरिया के अंदर ही रह जाएगा, है ना। तो अब एक सिंगल बैक्टीरिया जो है वो एक बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये वाला जो वैक्टर है, प्लाज्मिड जो है, वो क्या होना चाहिए, रेप्लिकेट भी होना चाहिए, तभी तो वो सारे डॉटर सेल्स के अंदर क्या होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर सब मिलके क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे मेन फीचर इसके पास क्या होना चाहिए, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसलिए हमने लिखा था कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, और होता भी है बाय द वे। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसके मल्टीपल कॉपी के बारे में। क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल कॉपी। अब मल्टीपल कॉपी में हमारे पास 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है और एक हमारे पास और बैक्टीरिया है। तो दिस इज बैक्टीरिया 1 एंड दिस इज बैक्टीरिया 2। तो बैक्टीरिया 1 के अंदर मान लीजिए कि एक प्लाज्मिड की कितनी कॉपी है, एक कॉपी है, बट वहीं पे बैक्टीरिया 2 जो है, दिस इज नाउ एबल टू कैरी 500 to 700 कॉपी ऑफ प्लाज्मिड। तो यहाँ पे क्या होगा, मैनी कॉपी ऑफ प्लाज्मिड या फिर वैक्टर। तो अब मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा लार्ज स्केल की प्रोडक्शन पे। तो ऑब्वियसली ये वाला विनर होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्लाज्मिड की कॉपी होगी बेटा उतना ज्यादा ये क्या करेगा, प्रोडक्शन भी तो ज्यादा करेगा ना, जबकि यहाँ पे प्लाज्मिड कितना है, एक ही है। तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि पीबीआर जो है वो रिजेक्टेड हो गया था, बाद में पीयूसी के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी, और उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मतलब पीयूसी हम लोग पढ़ेंगे कि ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू पीबीआर। तो ज्यादा बेटर होने का एक रीजन ये भी था कि यहाँ पे इसके पास ज्यादा मल्टीपल कॉपी होती है। ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। थर्ड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, सेलेक्टेबल मार्कर जीन। यहाँ पे यूज करेंगे क्या, सेलेक्टेबल मार्कर जीन।
अब मान लो कि तुमने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। कैसी? कि मान लो कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं हो, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी। दूसरा पॉसिबिलिटी हमारे पास बनेगा कि इसमें प्लाज्मिड तो गया, बट कोई गारंटी है क्या कि प्लाज्मिड के अंदर जब आप डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करोगे तो वो इंसर्ट ही हो? ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ क्या गया है, सिर्फ ओनली प्लाज्मिड गया है, जिसके अंदर डिजायर्ड डीएनए क्या था, एब्सेंट था। और तीसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी कि जिसमें प्लाज्मिड जो कैरी करता है डिजायर्ड डीएनए को वो गया है। तो बेसिकली अब इन तीनों सेल में से आपको चूज क्या करनी है, सेलेक्ट क्या करना है। तो आप सेलेक्ट किसको करोगे, आप सेलेक्ट इसको करोगे। तो ये क्या होगा, दिस इज रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल्स, समझाऊंगी मैं आपको। तो ये हमारे पास जब 3 पॉसिबिलिटी होती है, तो इन 3 पॉसिबिलिटी में से आपको इसमें से सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए, इसको मार्क करने के लिए कि ये यहां पे है, तो सेलेक्ट करने के लिए, मार्क करने के लिए जीन्स प्रेजेंट होती है, तो इनको बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन। अभी मैं आपको जब पीबीआर समझाऊंगी तब मैं ये एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें जैसे हम लोग एग्जांपल यूज करते हैं क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब इसकी रेजिस्टेंस जीन, तो इसके लिए आप थोड़ा इंतजार करो, जब मैं आपको पीबीआर पढ़ाऊंगी तो ये बस सुन लो। उसके बाद में 4th आ जाएगा इसके अंदर, कौन सा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से एम्स में क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और आपके एनसीईआरटी में भी ये लाइन दिया हुआ है। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं। अब आपके पास ये मान लो कि प्लाज्मिड हमारे पास कौन सा है, 1 है, और एक हमारे पास प्लाज्मिड कौन सा हो गया, 2। तो ये हो जाएगा प्लाज्मिड कौन सा, 1, एंड दिस इज प्लाज्मिड कौन सा हो जाएगा, 2। तो 1 प्लाज्मिड और ये हो जाएगा सेकेंड प्लाज्मिड। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको काटने वाला एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं इको R1। तो यहां पे इको R1 की मान लो कि 5 साइड है, तो 5 साइड का मतलब GAATC, ये 5 जगह मिलेगा, ठीक है। और इसमें इको R1 की सिर्फ एक कटिंग साइड है, और एक साइड इसमें हिंड थर्ड की है, ठीक है। और हिंड थर्ड, एक इसमें साइड मान लो कि किसकी है, बैम H1 की है। ये आपको सब याद हो जाएंगे, डोंट वरी। एक मान लो कि इसके पास साइड किसकी है, साल 1 की है, और एक साइड इसके पास मान लीजिए कि क्लाव 1 की है। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि इसके पास एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बहुत सारी साइड्स है, बट इसके पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सिंगल साइड है। तो बताओ दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन होगा, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मैनी साइड से, और यहां पे मैनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सिंगल साइट है। तो दोनों में से बेटर कौन हुआ? बेटा ये कभी बेटर नहीं हो सकता है, पूछो क्यों? ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि बेटा इसको जब आप यूज करोगे तो ये तो वेक्टर के आपके इतने सारे टुकड़े कर देगा। देखो अगर 5 साइट हुई तो वेक्टर के 5 टुकड़े कर दिया। बेटा जब बहुत सारे इसके वेक्टर के टुकड़े हो गए, मान लो 1 2 3 4 5, अब आपका वेक्टर ही पूरा टूट गया, ठीक है। और जब वेक्टर खुद ही पूरा टूट गया, इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे, तो फिर मतलब ही क्या है ना। तो इसलिए इनको प्रेफर नहीं कर दे। तो इसको प्रेफर क्यों कर दे? क्योंकि बेटा ये सिर्फ एक जगह से खोलेगा इसको। पर ये तो चलो मैडम समझ आ गया, तो ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ? तो मैंने आपको बताया भी था बेटा कि आपकी मान लो कि ये जीन है, ठीक है। तो इंसुलिन की जीन के साथ में मान लो कि यहाँ पे इको R1 की साइट है। तो बताओ अब आप कटिंग किसका करोगे? कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करोगे? इको R1 से करोगे। अब मान लो कि यहाँ पे आपको एक ग्रोथ हार्मोन है ना,
तो ग्रोथ हार्मोन को यहाँ पे साइड में इको R1 ना होके यहाँ पे साइड है CLAV1 की, तो अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, इसको कट करने के लिए अगर CLAV1 यूज करोगे तो बेटा इसके पास भी तो CLAV1 की साइट होनी ही चाहिए, है ना। अब मान लो कि आपके पास जो डिजायर जीन है, सपोज करो मैं कुछ भी ले लेती हूँ, जैसे ऑक्सिन, ऑक्सिन को सिंथेसाइज करने वाली जीन है, उसमें यहाँ पे जो कटिंग मतलब इसके नियर बाय जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है कौन सी, BAM-H1। तो अब बताओ इसको आप किससे काटोगे, BAM-H1 से काटोगे। तो इसको अगर BAM-H1 से काटोगे तो इसके पास भी तो BAM-H1 की साइट होनी चाहिए ना, है ना। तो इसके पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साइट होने से ये फायदा होगा कि आप जो भी आपकी डिजायरेबल जीन होगी उसके साइड में जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होगी वो आप चूज कर सकते हो। तो आपके पास चूज या फिर ऑप्शन आपके पास बहुत सारे अवेलेबल होंगे, है ना। तो ये चीज होती है। अब पढ़ना एनसीईआरटी, आपको समझ आ जाएगा। रुको रुको रुको, पहले ये खत्म कर दे दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके अंदर क्या, मल्टीपल साइट। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर क्या, डिसआर्म। अब हमें क्या करना होगा, इसको डिसआर्म्ड भी करना होगा। अब डिसआर्म्ड कहने का मतलब क्या हो रहा है, मतलब जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं टीआई प्लाज्मिड से, टीआई प्लाज्मिड से इन्फेक्ट कर दे, और एनिमल को हम लोग इन्फेक्ट करते हैं किससे, एनिमल को हम लोग इन्फेक्ट करेंगे रेट्रोवायरस से। क्योंकि आप लोग जानते हो ना बेटा कि जो रेट्रोवायरस होते हैं वो एनिमल सेल के अंदर जाते हैं, वहां पे आरएनए से डीएनए बनाएंगे और डीएनए बनाने के बाद वो जीनोम के साथ में उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्यों ना हम लोग वायरस के जीनोम के अंदर अगर मैं इंसर्ट कर दूं हमारा डिजायर डीएनए, तो अल्टीमेटली जब वायरस कहां जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, तो सेल के अंदर जाके वो होस्ट के साथ जब अपना डीएनए इंसर्ट करेगा और उसके अंदर है हमारा डिजायर डीएनए, तो वो डिजायर डीएनए हमारे जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और ऐसा सक्सेसफुल भी हुआ है, क्योंकि इसके जस्ट अगले चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगी मैं डिजीज स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी पढ़ाया था इम्यून सिस्टम के अंदर, है ना। तो उसमें हम लोग उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो एक्चुअली उसमें हमने पढ़ा था कि एडीए की जो जीन होती है ना, एडिनोसिन डीएमिनेज की जो जीन थी वो म्यूटेंट हो जाती है। सो बेसिकली हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया था कि उसका जीन मैंने रेट्रोवायरस के अंदर ट्रांसफर कर दिया और वो रेट्रोवायरस मैंने बोन मेरो पे छोड़ दिया, ठीक है। और वायरस जब वहां पे इंटीग्रेट होगा तो वो उसके साथ साथ डिजायर डीएनए भी इंटीग्रेट हो जाएगा। बट वायरस क्या कर सकता है, उन सेल्स को इन्फेक्शन कर सकता है ना, और इन्फेक्शन करने के बाद उसका लाइसिस भी कर सकता है ना। तो एक काम कर दे कि ये जो वायरस होते हैं ना, इस वायरस का जो जीनोम होता है, वायरस का जो जीनोम होता है, और इस जीनोम से जो ये शो करते हैं पैथोजेनिक प्रॉपर्टी, तो इस पैथोजेनिक जीन्स को हम लोग यहां से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो वायरस में से पैथोजेनिक जीन को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और इनको डिलीट करने के बाद वायरस होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट तो हो जाएगा, बट उसमें इंफेक्शन कभी नहीं कर पाएगा। पॉइंट समझ आया। सो बेचारे इसके हमने क्या किया, हाथ पैर काट दिए। एंड हाथ पैर काटने का मतलब इसको हमने क्या कर दिया, डिसआर्म्ड कर दिया। और ऐसा ही कुछ हम लोग इसको भी करेंगे टीआई प्लाज्मिड को, तो भी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिसआर्म्ड करके यूज करेंगे। बताऊंगी कैसे। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि बेटा ये जो 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना, ये मैं जब आपको नींद से उठा के पूछूं तो आपको इतना अच्छे से याद होनी ही चाहिए। ये 5 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो उसके बाद एक काम करना, ये क्या आ गया, तो इसके बाद आप क्या करोगे, ये टॉपिक लिखने के बाद आप प्लाज्मिड के बारे में लिखना, ठीक है। चलो तो फटाफट इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, जैसे कि वीडियो थोड़ी अब ड्यूरेशन ज्यादा आ रहा है, तो आप प्लीज ऐसा मत करना कि नोट्स में बना लो फिर बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में कभी नहीं आता है। जब मैं आपको बोलूं वीडियो पोस्ट करो तो साथ का साथ प्रैक्टिस कर लो। हालांकि वीडियो देखने में आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे भी लग सकते हैं, बट ये है कि आपने साथ की साथ चीजें सारी याद कर ली है। और एक बार सब रैप में प्रैक्टिस करके आप लास्ट में इसकी फेयर नोट्स बनाना, वो भी बिना देखा देख। तो इस तरीके से आपकी कम से कम
2-3 बार वीडियो के साथ ही प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो बेटा देखो, ऑनलाइन लेक्चर की एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज ज्यादा है। ठीक है, चलो तो फटाफट इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कौन सा, PBR 322। मैं अगेन बोल रही हूँ, वो प्रॉपर्टीज आप पहले लिख लेना, बाद में प्लाज्मिड आपने लिखना स्टार्ट करेगा, मतलब वो डेफिनेशन। तो PBR 322 क्या है, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। मतलब बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड को निकाला, बट जो भी मान लो कि प्लाज्मिड के पास इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी जो अवेलेबल नहीं थी, तो वो उन्होंने सेगमेंट उसमें ऐड कर दिया, एंड जो फालतू की चीजें होती है वो उसमें से डिलीट कर दी, है ना। तो जो एक्स्ट्रा डीएनए जो कुछ काम का नहीं है, तो वो उसमें से क्या कर दिया, डिलीट। तो एडिशन डिलीशन के बाद फाइनली इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था कौन सा, PBR 322 फर्स्ट। तो P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड एंड B स्टैंड फॉर बॉलीवर। ठीक है, ये स्पेलिंग आप लोग देख लेना। और R क्या होता है, रॉड्रिक। तो बॉलीवर और रॉड्रिक ये दोनों किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। एंड 322 दिस इज ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली उन्होंने 321 बनाए थे कंस्ट्रक्ट, बट वो सारे अनसक्सेसफुल हो गए थे, और इनका 322 जो बना था कंस्ट्रक्ट वो सबसे लास्ट में सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो वो सारी चीजें जो प्लाज्मिड का आपने डेफिनेशन लिखा था ना, तो वो तो आप सबके लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, तो इसमें डीएनए की बात करो तो ये डीएनए आपको कैसा मिलेगा, ये डीएनए आपको मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मिलेगा। तो ये मैंने बना दिया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, अब इस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के अंदर सबसे पहली बताओ क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था कि यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए ORI, एंड ORI स्टैंड फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैं जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रही हूं प्लीज आप याद भी इसी सीक्वेंस में इसको करना। ठीक है, अब ORI इसकी क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है ना। तो रेप्लिकेशन करने के लिए आपको चाहिए होता है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कौन बनाएगा, तो ये प्रोटीन बनाता है रॉप। ये मैंने लिखा है ROP। ROP मतलब रेप्लिकेशन का ओरिजिन करने वाला प्रोटीन। R स्टैंड फॉर रेप्लिकेशन, O स्टैंड फॉर ओरिजिन, P फॉर प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन यहाँ पे ORI पे बाइंड होगी, और ORI पे बाइंड होने के बाद ये यहाँ से क्या करेगा, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। तो खाली ORI होने से कोई मतलब नहीं है बेटा, साथ में रॉक का होना कंपल्सरी है। ठीक है, ORI समझते हो ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड रॉप एक्चुअली ये कोड करता है डीएनए पॉलीमरेज को, और आप लोग जानते हो है ना, सॉरी डीएनए गाइडेज को ये ना प्रोड्यूस करता है। एंड डीएनए गाइडेज आपको पता ही होगा कि वो उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया था, और वहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था। ये ठीक है, तो पहला चीज क्या हो जाएगा, इसमें ORI होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए मल्टीपल कॉपी, तो वो काम का नहीं है यहाँ पे। थर्ड आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर जी। तो अब ये प्लाज्मिड जब बैक्टीरिया में जाएगा तो उसके बाद उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो उसको सेलेक्ट करने का तरीका है कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, और एक इसका पास होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ये क्या होता है, दिस इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, जो ध्यान रखना एंटीबायोटिक से इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। समझाऊंगी कैसे। तो ये भी हो गया सिलेक्टेबल मार्कर जीन। फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर कौन सा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की इसमें कम से कम साइट होनी चाहिए। तो इसमें आप याद करोगे कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कौन कौन सी साइट होती है। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है PST1, एक होता है PVU1, एक होता है यहाँ पे EcoR1। यहाँ पे कौन कट करेगा, EcoR1।
फिर एक यहाँ पे होगा क्या, CLAV1, एक यहाँ पे होता है हिंड थर्ड। ये सारे जो मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ, दीज आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमने पढ़ा भी था पिछली क्लास के अंदर कि अब तक हम लोगों ने मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किए थे फ्रॉम 230 स्ट्रेन से। और यहाँ पे साइट होगी BAM-H1 की, और यहाँ पे साइट होगी किसकी, SAL1 की, ठीक है। और यहाँ पे साइट होती है रॉक के अंदर PVU2। तो अब देखो, अगर मैं EcoArt1 यूज करूं तो ये इस प्लाज्मिड को कहां से कट करेगा, यहां से कट करेगा। तो जब ये यहां से ओपन होगा तो हमारी जो डिजायरेबल जीन है वो यहां जाके इंसर्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे BAM-H1 यूज करती हूं तो वो डीएनए को यहां से ओपन करेगा, और यहां से ओपन होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा डिजायर्ड डीएनए होगा वो यहां जाके इंसर्ट होगा। इस पॉइंट को समझना, ये क्लियर हो गया। तो मैडम ये इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम याद कैसे करें, और ये एग्जाम के क्वेश्चन भी है। और ये है कौन, दिस इज PBr322, और इसका साइज होता है 4.6 KB, किलो बेस पेयर, 4.6 किलो बेस पेयर, ठीक है, ये इसका साइज है। देखो इसको याद करने का तरीका, प्रशांत पवार इकोनॉमी की क्लास में गया, इकोनॉमी की क्लास में जहां पे टीचर उसको हिंदी पढ़ा रहे थे, ठीक है, बदमाश कहेंगे। तो इकोनॉमी की क्लास में हिंदी कौन पढ़ाता है, तो ये ट्रिक लिख लीजिए आप लोग, प्रशांत पवार इकोनॉमी की क्लास में गया जहां पे टीचर उसको हिंदी पढ़ा रहे थे, बदमाश कहेंगे। तो ये बस आप याद रख लेना कि ये बदमाश साले नहीं बनाना है, तो ये SAL1 है और ये PVU2 है। तो ये PVU1 है, ये PVU2 है। तो ये याद कर लोगे सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइड। तो ये हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे क्या, PBr322। अब मैडम ये तो आपने प्लाज्मिड का डायग्राम बना दिया, बट इसको जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करेंगे तो यूज कैसे करेंगे, तो आओ देखो कैसे यूज करते हैं। तो यहां पे मैं यूज कर रही हूं हमारी डिजायरेबल जीन। तो ये एक हमारी डिजायर जीन है, और यहां पे ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है। तो इस प्लाज्मिड के अंदर मैंने क्या बोला था कि दो जीन होती है, एक जिसको एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और एक जो इसको टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और बाकी एज इट इज एक इसके अंदर क्या होगा, ORI होगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो देखो इसको अगर मान लीजिए कि हम कट करते हैं BAM-H1 से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके 12th बोर्ड का अगेन 99% सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मल्टीपल क्लोनिंग, ठीक है। तो अभी देखना, और सॉरी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पे बेटा हर बार 12th एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो अब मान लो कि इसको मैंने कट किया BAM-H1 से, और इसको भी मैंने कट कर दिया किससे, BAM-H1 से। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि हमेशा डिजायर डीएनए और हमारा जो वेक्टर होता है दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना चाहिए। तो उससे क्या बनता है, उससे यहाँ पे बनेगी कोहेसिव साइट, है ना। और कोहेसिव जो साइट होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो उसकी वजह से वो आराम से अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया। बट इसको देखो, जब आप BAM-H1 से काटोगे तो ये कटेगा कहां से, ये कटेगा बेटा टेट्रासाइक्लिन जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहां से कट हो जाएगी। तो बेचारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के हो गए टुकड़े, एंड रेजिस्टेंस जीन अगर टूट गई तो बेटा ये बेचारी क्या हो गई, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो एज इट इज है, बट टेट्रासाइक्लिन जीन के क्या हो गए, यहां से हो गए टुकड़े। तो इसके टुकड़े हो जाने की वजह से टेट्रासाइक्लिन जीन क्या हो गई,
टेट्रासाइक्लिन जीन यहाँ पे हो जाएगी इनएक्टिवेट। इसको क्या बोला जाएगा? इनएक्टिवेशन। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जीन को तोड़ने पर ये जीन क्या हो गई? इनएक्टिवेट हो गए। अब इसमें आप क्या कर दीजिए, इसको इंसर्ट कर दीजिए डिजायर जीन को। तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे क्या? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये क्या हो जाएगा यहाँ से? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता ही, सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा डायग्राम? ये हमारा प्लाज्मिड हो गया। और इसके अंदर यहाँ पे ये जीन कौन सी है? ये जीन यहाँ पे हो जाएगी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और यहाँ पे इस बिचारी टेट्रासाइक्लिन जीन के हो गए टुकड़े, तो वो हो गई इनएक्टिवेट। और इसके इनएक्टिवेट होने के बाद हमने यहां पे इंसर्ट कर दिया हमारा डिजायर्ड डीएनए। तो डिजायर्ड डीएनए कहां पे मतलब इंसर्ट हुआ है? टेट्रासाइक्लिन जीन के अंदर इंसर्ट हुआ है। तो इसके इंसर्ट होने की वजह से टेट्रासाइक्लिन जीन के क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए। और इसकी वजह से इसको बोला जाएगा, इंसर्ट करने की वजह से जो टेट्रासाइक्लिन जीन थी वो हो गई इनएक्टिवेट। अब नाउ ये कौन था? ये है बेटा यहाँ पे PBR 322, बॉलीवर एंड रॉड्रिक 322 प्लाज्मिड हो गया। बट ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट PBR, क्योंकि इसमें आपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद आप क्या कर दीजिए, इसके बाद आप इसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। तो बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया में जब आप ट्रांसफर करोगे तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि इसके पास जो एम्पिसिलिन की जीन होगी वो तो एज इट इज है मैडम, उसका तो इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है। बट टेट्रासाइक्लिन जीन की क्या हो गई? वो हो गई इनएक्टिवेट। समझ आ गया? तो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद लास्ट आएगा यहाँ पे क्या? आप सिलेक्शन के बारे में बात कर दे। क्या बात करेंगे? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब लास्ट में आता है यहाँ पे कौन सा? सिलेक्शन के बारे में। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो उसके बाद में आपके पास 3 तरह के बैक्टीरिया बनते हैं। क्या गारंटी है कि बेटा डिजायर्ड डीएनए इसमें इंसर्ट हो ही हो? देखो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे की क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो इसके एंटर होने से पहले ही हो सकता है कि वापस ये क्या हो जाए? बाइंड हो जाए और ये वाला इस तरीके से बन जाए। तो कोई गारंटी नहीं है बेटा कि हमेशा इसमें जीन इंसर्ट ही हो। तो इस तरीके से हमारे पास 2 बैक्टीरिया यहाँ पे बनेंगी, एक जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो और एक जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो। क्या गारंटी है बेटा कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड जाए ही जाए? तो वो क्या हो जाएगा? दिस इज हो जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। तो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स का मतलब हुआ जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं गया। अगर सुनना, इन बैक्टीरिया के पास अगर कोई प्लाज्मिड नहीं गया है तो इनके पास ना तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर होगी और ना ही इनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर होगी। ये दोनों ही एब्सेंट होगी। सुनना ध्यान से। अब दूसरे तरह के बैक्टीरिया होंगे जिनके अंदर डीएनए गया, तो वो क्या हो गए? ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। बट ट्रांसफॉर्म्ड हमारे पास 2 तरह के होंगे। एक पास जिसके पास सिर्फ प्लाज्मिड गया, ओनली प्लाज्मिड गया है। पर एक जिसके पास ये वाला प्लाज्मिड गया है, तो जिसके पास यहां पे जाएगा क्या? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है। तो दोनों में ही प्लाज्मिड गया है, इसका मतलब ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। बट इसको बोला जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो वापस एक बार वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाएगा इसको। और इसके अंदर जिसके पास आरडीएनए गया है उसको बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ये मैं बैक्टीरिया की बात कर रही हूं। ट्रांसफॉर्म्ड
सेम। अब मुझे बताओ कि इन तीनों इनके पास क्या डिफरेंस होगा। इसके पास ये वाला प्लाज्मिड गया है, तो जब ये प्लाज्मिड होगा इसके पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी होगी और इसके पास एक नॉर्मल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी होंगे और ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी होंगे। और ये वाली जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया के पास जो प्लाज्मिड गया है उसमें क्या प्रेजेंट है, डिजायर्ड डीएनए प्रेजेंट है। तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गई, बट बेचारे टेट्रासाइक्लिन जीन के तो क्या हो गए थे, टुकड़े हो गए, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगा, बट ये वाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होगा। अब लास्ट पॉइंट, अब ये है कि बेटा इनको आप सेलेक्ट कैसे करोगे। जैसे आपके पास एक पैट्री प्लेट है ना, तो पैट्री प्लेट के अंदर इनका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो आप एक काम करना, एक काम करो, पहले आप इतना समझो, फिर मैं आगे चीज पढ़ाती हूँ, क्योंकि अब जो मैं बोलूंगी ना वो शायद आपको नहीं समझ आएगा। तो आप एक काम करो, पहले वीडियो को पॉज करो एंड यहां तक ये टॉपिक समझो, फिर मैं बताती हूँ कि आपको ये वाली सेल कैसे चूज करनी है, कैसे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, चलो देखो इसको जल्दी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप वो वाला देख लीजिएगा। थैंक यू।